लखनऊ की अनोखी बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। आज हम आपको लखनऊ की एक ऐसी बाबा साहब की जयंती के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो एक अनोखे तरीके से मनाई गई। और आप सामने देख भी पा रहे होंगे, छोटी छोटी क्लिप चल रही हैं। अब आगे सुनिए विस्तार से कि इस बाबा साहब की जो जयंती मनाई गई उसका विस्तार रूप आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखते हैं। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की सवारी डिब्बा कारखाना आलमबाग उत्तर रेलवे लखनऊ में बाबा साहब की जयंती को लेकर के एक भव्य और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले लोग पंडाल में आ चुके थे और कार्यक्रम की शुरुआत होने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच धनवंतरी जी लगातार कार्यक्रम की देखरेख कर रही थी। कार्यक्रम के जो बाकी कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत करके कार्यक्रम को अच्छे रूप से चलाया जाए इसको लेकर के लगातार तत्पर थी और लगातार प्रयास कर रही थी और सबसे बातचीत लगातार संपर्क में थी। अभी भी लोग कार्यक्रम की शुरुआत होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ, जिसको ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव ने बुका देकर उनका स्वागत किया। और ब्रजेश पाठक जी उसके उपरांत मंच पर आए। सभी लोग, अशोक कुमार जी, प्रेम जी, सब लोग मंच पर आए और धनवंतरी जी ने सबको पानी वितरण किया। इसके उपरांत सभी ने मिलकर के उप मुख्यमंत्री अशोक कुमार जी, बंटी जी, धनवंतरी जी व अन्य प्रेम सिंह जी, बस अन्य सभी लोगों ने मिलकर के तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और कार्यक्रम सबसे पहले ऑल इंडिया SC/ST रेलवे के महासचिव श्री अशोक कुमार जी ने मोमबत्ती जलाई, उप मुख्यमंत्री ने मोमबत्ती जलाई, बंटी जी ने मोमबत्ती जलाई और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी ने मोमबत्ती जलाई। इसके बाद सबसे पहले ब्रजेश पाठक जी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में। और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने बाबा साहब की तस्वीर पर ये देखिए माल्यार्पण किया, माला चढ़ाई और उसके बाद बाबा साहब के चरणों में भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सिलसिला भी काफ़ी देर तक चलता रहा। ब्रजेश पाठक यानी उप मुख्यमंत्री के बाद ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के महासचिव ने अशोक कुमार जी ने बाबा साहब तथागत बुद्ध की तस्वीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही रेलवे अधिकारियों ने भी आकर के तथागत बुद्ध व बाबा साहब के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और सामने देख पा रहे हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी ने भी बाबा साहब के चरणों में तथागत बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और धनवंतरी जी ने भी इस कार्यक्रम में जो उनकी देखरेख में हो रहा था उन्होंने भी तथागत बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात ब्रजेश पाठक जी का शानदार स्वागत किया गया मंच पर। उन्हें नीले रंग की पगड़ी पहनाई गई और ये पगड़ी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी ने पहनाई। साथ ही उन्होंने उनको शॉल पहनाया और शॉल पहनाने के बाद उनको एक प्रतीक चिन्ह देकर उनका ब्रजेश पाठक जी का मंच पर स्वागत किया। इसी बीच धनवंतरी जी ने उनको बाबा साहब का एक बैच पहनाया और बाबा साहब जय भीम बाबा साहब के नाम का एक फटका पहनाया उनको। और ये फटका अशोक कुमार जी को व अन्य रेल से आए अधिकारियों को भी, बंटी जी लोगों को भी धनवंतरी जी ने पहनाया। और उसके बाद ब्रजेश पाठक जी को एक पगड़ी पहनाई गई और पगड़ी पहनाने के बाद ब्रजेश पाठक जी ने भी मंच से अपनी कुछ बातें रखी। तो उसके बाद ब्रजेश पाठक जी के बाद कार्यक्रम में आए हुए अन्य काफ़ी लोगों का भी मंच पर स्वागत किया गया। स्वागत की ये बेला काफ़ी देर तक चलती रही। जैसे जैसे लोग आ रहे थे उनका मंच पर स्वागत किया जा रहा था। मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप सामने देख पा रहे हैं कि धनवंतरी जी व खासकर महिलाओं का इस मंच पर काफ़ी स्वागत किया गया, क्योंकि महिलाओं की संख्या यहाँ पर काफ़ी भारी थी। और ये बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है बहुजन समाज में या समाज के लिए, नॉट ओनली बहुजन समाज, सभी समाज के लिए, कि जिस समाज देश की महिलाएं आगे होंगी उस देश की प्रगति भी उन्हीं के
अनुसार सुनिश्चित की जाती है। तो इस कार्यक्रम में महिलाओं का भव्य स्वागत किया गया। और उसके बाद बारी आई अशोक कुमार जी की। ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी को पगड़ी पहनाई गई, साथ ही उनको शॉल पहनाया गया और उसके बाद प्रतीक चिन्ह देकर, गुलदस्ता देकर अशोक कुमार जी का मंच पर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद कुछ महिलाओं का और भी स्वागत किया गया। हमने बताया था कि महिलाओं की संख्या इस कार्यक्रम में काफ़ी थी। तो उसके बाद रेलवे के अधिकारियों का भी मंच पर पगड़ी पहनाकर, उन्हें शॉल पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर व गुलदस्ता देकर उनका भी मंच पर भव्य स्वागत किया गया। सामने आप देख पा रहे हैं कि जो राजेश कुमार जी हैं, सचिव, मंडल सचिव, उनको शॉल पहनाया और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद अन्य और लोगों का भी मंच पर स्वागत किया गया। आप सामने देख पा रहे हैं कि स्वागत की बेला ये लगातार चलती रही और कोई स्वागत के बारे में छूट ना जाए, इसको लेकर के खास ध्यान रखा गया इस मंच पर। तो कोशिश की गई कि तमाम उन लोगों का स्वागत किया जाए जो मंच पर मौजूद थे। इसके बाद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन श्री प्रेम सिंह जी का भी पगड़ी पहनाकर, शॉल पहनाकर, बुके देकर और साथ में प्रतीक चिन्ह देकर प्रेम सिंह जी का भी मंच पर भव्य स्वागत किया गया। आप सामने देख पा रहे हैं फोटो में, वीडियो में, कि सब लोगों मिलकर बड़ा आनंद ले रहे हैं। इसके बाद और लोगों का भी मंच पर स्वागत किया गया और स्वागत की बेला काफ़ी देर तक चलती रही। जी हाँ, स्वागत हमेशा व्यक्ति को एक प्रेरणा देता है कुछ और बेहतर करने की, और अच्छा करने की और कुछ और ज़्यादा करने की। इसलिए जब किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को मंच पर बुला करके उनका सम्मान किया जाता है, तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि अब वो व्यक्ति और आगे मेहनत करेगा, समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, और अच्छा कुछ करेगा। और ये स्वागत जो है इसीलिए भी किया जाता है कि ताकि व्यक्ति और बढ़ चढ़ कर अनेक कार्यक्रम में हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, लोगों की सेवा करें और अपने अपने क्षेत्र में बेहतर और अच्छा करने का प्रयास करें। स्वागत केवल मंच पर बुला करके टोपी पहनाना, पगड़ी पहनाना या बत्ती देना भर नहीं है। ये एक संकल्प है, एक दृढ़ निश्चय है कि जिस व्यक्ति को ये स्वागत किया जा रहा है, जिस व्यक्ति का स्वागत किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसके लायक है और उसने ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया। और ये उम्मीद की जाती है कि वह अब और आगे बेहतर और अच्छा करने का लगातार प्रयास करेंगे, समाज में और बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। अब मैं फिर से कहूँगा कि महिलाओं की संख्या यहाँ काफ़ी थी, इसलिए महिलाओं का बार बार स्वागत लगातार हो रहा था। स्वागत की बेला दिल्ली से आए तमाम जो रेलवे के स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के बाकी जो सदस्य हैं, उनका भी मंच पर लगातार स्वागत किया जा रहा था। सामने देख पा रहे हैं आप, उनको भी पगड़ी, शॉल, प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। और दिल्ली से आए तमाम लोगों का इस मंच पर पिंकू जी का स्वागत किया गया। सबसे पहले उनको धनवंतरी जी ने शॉल पहनाया और उसके बाद उनको बुके दिया, फिर प्रतीक चिन्ह देकर उनका भी मंच पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत की ये बेला यूं ही नहीं चली, स्वागत की बेला की परंपरा है और ये परंपरा लगातार हर मंच पर ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन निभाता है और प्रयास करता है कि सभी को सम्मान मिले, सभी को बराबरी का हिस्सा मिले, सभी को बराबर समझा जाए। जैसे बाबा साहब तथागत बुद्ध का कहना था कि सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए मंच पर छोटे से लेकर बड़े तक ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन मंच पर सबका स्वागत करता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, पद हो सकते हैं लेकिन इंसानियत के नाते कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। पद तो आदमी को मिलते ही हैं, ऊपर नीचे के पद मिलते हैं सबको, लेकिन सामाजिक के नाते सब बराबर हैं। सबको जीने, सबको खाने, रहने, पीने का अधिकार है और सब बराबर के हिस्सेदार हैं। सबका इस देश में कंट्रीब्यूशन है, रेलवे में कंट्रीब्यूशन है। इसलिए सबका देख रहे हैं, पारसी का भी स्वागत मंच पर किया जा रहा है। उनको शॉल पहनाया गया, पगड़ी पहनाई गई और धनवंतरी जी ने बुके देकर उनका भी, अपने तमाम साथियों का भी मंच पर स्वागत किया। आप सामने देख पा रहे हैं कि बुके के साथ साथ प्रतीक चिन्ह देकर भी अन्य लोगों का भी मंच पर लगातार स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत की ये बेला दिन भर चली, काफ़ी देर तक चली, क्योंकि स्वागत के लिए तो सारी लड़ाई है, सम्मान की तो सारी लड़ाई रही है अभी तक। सम्मान के साथ साथ जिन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी हो,
कैसा भी मंच हो, किसी तरह का मंच हो, वो एक बूस्टअप देता है, एक ताकत देता है, एक हिम्मत देता है और एक जोश और जज्बा देता है आगे समाज में, देश में, विदेशों में, अपने प्रदेश में, ज़िले में, गांव में बेहतर और कुछ अच्छा करने की। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि सम्मान की तो खैर बहुजन समाज के लिए लड़ाई पहले से ही रही है, क्योंकि जिन लोगों ने सम्मान नहीं दिया अब उनके पेट में दर्द होना भी निश्चित है, क्योंकि अब ये समाज भी पढ़ लिख करके, जिसको कभी पढ़ने की अनुमति नहीं थी, कभी बोलने की अनुमति नहीं थी, धन इकट्ठा करने की अनुमति नहीं थी, हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, आज वो समाज पढ़ लिख कर नौकरियों पे है और देश दुनिया में नाम कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको इसके लिए सम्मानित तो करना भी चाहिए। सम्मानित होने वाले व्यक्तियों को देख करके जब दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं, दूसरे लोग सीखते हैं, तो निश्चित रूप से इससे दूसरे लोग को प्रेरणा मिलती है और वो भी समाज में और देश के लिए कुछ बेहतर करने का लगातार प्रयास करते हैं, करेंगे, ताकि समाज में, देश में उन्नति लाई जा सके और अपने देश को बेहतर और देश का नाम उज्जवल हो, देश का नाम दुनिया के पटल पर नंबर 1 पे हो। ऐसे सब लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। हाँ, ये देखिए पत्रकार मनोज पिप्पल जी का भी सम्मान किया गया और इस कार्यक्रम को करने में मंडल अध्यक्ष धनवंतरी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही राजेश कुमार जो सचिव हैं मंडल के, यानी मंडल सचिव राजेश कुमार जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा और पारस नाथ जी कोषाध्यक्ष हैं। आप जानते हैं कोषाध्यक्ष का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, उनके बिना कोई भी कार्यक्रम होना संभव नहीं है, उनका भी इस कार्यक्रम को करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। रामराज मीणा जी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और CB सिंह अपर सचिव हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ, धनवंतरी जी, राजेश कुमार जी, रामराज मीणा जी, पारसनाथ जी और CB सिंह के अलावा जो इनकी पूरी टीम है, जो बाकी लोग मंडल से जुड़े हैं, रेलवे, ऑल इंडिया सेक्रेटरी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन से जुड़े हैं, उन सब का इस कार्यक्रम को करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबके सहयोग से, सबके मिलने से, सबके प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। आप सामने देख पा रहे हैं महिलाएं बहुत खुश हैं अपने महासचिव के साथ, क्योंकि ऐसा मौका कम आते हैं। अकेले महासचिव में देश भर में घूमते हैं और इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए बाबा साहब की जयंती पर सबने स्टेज पर डांस किया, नृत्य किया और करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। और क्यों ना हो, हम उसकी जयंती मना रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसको दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जन्मदिन के बारे में कोई नई डांस करेगा, नहीं नाचेगा, तो कब नाचेगा। इसी बीच ऑल इंडिया सेक्रेटरी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव ने मंच से अपनी बातें साझा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ और जिनको भीष्म पिता में ही बोलते हैं लखनऊ में, आदरणीय YR सागर जी, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई श्री प्रेम सिंह जी, और एनी रेलवे से जोनल प्रेसिडेंट बच्चूलाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश जी, एडिशनल सेक्रेटरी प्रमोद जी, और हमारे नॉर्दर्न रेलवे के जोनल अवर सचिव श्री पदम सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी, अमर सिंह मीना जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, लखनऊ मंडल से भुवननाथ पासवान जी, अखिलेश जी, और दिल्ली मंडल से विकास जी, और उपस्थित सभी पंडाल में मेरे बहादुर साथियों, भाई और बहनों, आज हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्म उत्सव मनाने के लिए इस वर्कशॉप के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। अब मुझसे पहले बहुत सारे वक्ता और खास करके उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में अपना वक्तव्य रख चुके हैं, और मुझसे पूर्व में भी हमारे लखनऊ के
प्रोफेसर रविकांत जी, जिन्होंने विस्तृत रूप से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा की। तो मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने विस्तृत रूप से, खास करके हमारे प्रोफेसर रविकांत जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चाएं की। क्योंकि अब समय बीतता जा रहा है, लगभग समाप्त हो रहा है, समापन के इस घड़ी में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा अपने कारखाना मंडल के तमाम मंडल कार्यकारिणी का, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तमाम वक्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया। और हमारे श्रद्धेय जो CWM साहब थे यादव जी, वो भी अपनी विस्तृत रूप से चर्चा करके गए हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको बचपन में बहुत अपमानित होकर के पढ़ाई पढ़नी पड़ी, प्राइमरी स्कूल में, पाठशाला में मैट्रिकुलेशन किया, इंटरमीडिएट किया और उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय वो उच्च शिक्षा लेने के लिए चले गए, हायर एजुकेशन के लिए। अब कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र की MA की डिग्री लेने के बाद वहां से PhD की डिग्री हासिल की। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले एक ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने इस देश के अंदर पहली बार और पहले व्यक्ति ने PhD की डिग्री हासिल की थी। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साउथ एशिया में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरी बार PhD की डिग्री हासिल की थी अर्थशास्त्र के अंदर। जिस बच्चे को बचपन में पढ़ने से वंचित किया गया हो, अपमानित किया गया हो, और जिसको सार्वजनिक स्थान से, यानी कि जहां पर सामान्य वर्ग के बच्चे पानी पी सकते थे, उस स्थान से पानी नहीं पीने दिया गया हो, और इस क्लास के बाहर बैठ करके उसको कहा गया हो कि तुम क्लास से बाहर बैठ करके पढ़ोगे, इसके बावजूद भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी कठिन परिश्रम करके इतनी उच्च शिक्षा हासिल की। और एजुकेशन हासिल करने के बाद में जब वो इस देश के अंदर वापस आए तो उनको ये गर्व था कि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश के अंदर कोई नहीं है। क्योंकि मुझे महाराजा, जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप के आधार पर, और उस समय एनुअल स्कॉलरशिप 11.5 पॉइंट उनको स्कॉलरशिप मिलता था, वो सफिशिएंट पढ़ाई के लिए नहीं था। उसके बावजूद भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस स्कॉलरशिप में पढ़ाई तो की और परिवार का पालन भी किया उस स्कॉलरशिप के माध्यम से। और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि मुझे सम्मान मिलेगा, लोग मेरा सम्मान करेंगे इस देश के अंदर। और जब बड़ौदा रियासत में वो नौकरी करने गए, जिस तरीके से हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि उनको एक अच्छी पोस्ट दी गई थी, मिलिट्री में सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई थी, उसके बावजूद भी उनको बड़ौदा में रहते हुए अपमानित किया गया। चपरासी फाइल फेंक के दिया करता था, सामान्य जगह से वो पानी पीने के अधिकारी नहीं थे। और जिस क्लब में अन्य वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग जाके चाय पानी पिया करते थे, उस क्लब में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि बड़ौदा नरेश के यहाँ उनको रहने की जगह नहीं मिली और अंततः उनको जबरदस्ती बड़ौदा छुड़वाया गया। और बड़ौदा छोड़ते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जहां पर संकल्प भूमि, आज भी संकल्प भूमि के नाम पे जानते हैं, और जो एक बहुत बड़ा विशाल का एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बाद भी मेरा इस देश के अंदर हजारों सदियों सालों से जो अपमान हमारे बुजुर्गों ने झेला है, हमारे समाज के लोगों ने झेला है, आज मेरे पढ़ने के बाद भी मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है। मैं किसी की भी नौकरी करने का काम नहीं करूंगा, मैं अपने समाज को सम्मान दिलाने का काम करूंगा। और यही किया कि जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला कि इस देश के तमाम लोगों ने ये कोशिश की कि इस देश से जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने कहा कि इस देश को चलाने के लिए एक अपना दस्तावेज तैयार कीजिए, इस देश को किस तरीके से चलाएंगे, एक संविधान तैयार कीजिए। किसी ने भी संविधान बनाने की हिम्मत नहीं की, केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह जिम्मेदारी दी। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा सुंदर संविधान इस देश को दिया जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित था, जिसमें सभी को समान अधिकार थे, जिसमें लिंग और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था,
जो संविधान इतना खूबसूरत होने के बाद जो हमारी बहन बेटियों को जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए, सदियों भर उनको प्रताड़ित किया गया था। जिस तरीके से वंचित समाज को, अनुसूचित जाति जनजाति के अछूत वर्ग को अपमानित किया जाता था, इसी तरीके से देश की महिलाओं को भी अपमानित किया जाता था। इस देश की तमाम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इस देश की तमाम महिलाओं को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था। इस देश की तमाम महिलाओं को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। इस देश की तमाम महिलाओं को विधवा होने के बाद में बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था। इस देश में तमाम हमारी बहन बेटियों को अगर विधवा हो जाए तो पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह जिम्मेदारी दी गई कि जब उनको पहला कानून मंत्री इस देश के अंदर बनाया गया, तो उन्होंने हिंदू कोड बिल की प्रस्तावना की। और जब हिंदू कोड बिल इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाए, तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने एक बहुत बढ़िया हिंदू कोड बिल तैयार किया है। मैं अगर इस हिंदू कोड बिल को पास नहीं करा पाया तो मैं अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, उन्होंने तो कुर्सी नहीं छोड़ी प्रधानमंत्री ने, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री का पद छोड़ दिया। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीत थी कि वही हिंदू कोड बिल 5 भागों में विभाजित हुआ। चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे वो हिंदू रीमैरिज एक्ट हो, चाहे वो डाइवोर्स एक्ट हो, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को अगर उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जाए तो उनको डाइवोर्स देने का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तमाम अधिकार ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलवाए जो आज हमारी बहन बेटियों को मिले हुए हैं। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि ये एक कार्यस्थली है उन लोगों की, ये कर्मशाला है, रेलवे की एक कर्म भूमि है, जहां पर हमारे कर्मशाला में लोग काम करते हैं, कर्मचारी लोग हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस देश की अंग्रेजों की सरकार में वायसराय काउंसिल में 1942 से 1946 में लेबर सदस्य नॉमिनेट किया गया था, तो उन्होंने मैटरनिटी लीव का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारी बहन बेटियों को दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन लोगों को 18-18 घंटे, 14-14 घंटे, 24-24 घंटे काम कराया जाता था, उस काम के घंटों को कम करके 8-8 घंटे काम करने की जो कानून बनाया, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। आज हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट में जो ड्यूटी में ट्रीट किया जाता है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दिया हुआ कानून है। इंश्योरेंस जो हमारे कर्मचारियों को आज देन है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। मिनिमम वेजेस एक्ट, डीए की पॉलिसी, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय सुनिश्चित कर दी थी जब वो वायसराय काउंसिल के लेबर सदस्य थे। और जिस समय लेबर सदस्य थे उस समय पीडब्ल्यूडी की भी जिम्मेदारी उन्होंने बाबा साहब को दी गई थी। जिस समय नदियां उफान पे चलती थी, जिस तरीके से हमारे प्रेम सिंह जी ने बताया कि फसलें खराब होती थी, हमारे किसानों को बहुत नुकसान होता था, जो बांध की परियोजना आज पूरे देश के अंदर, चाहे वो भाखड़ा नागल डैम हो, चाहे हीराकुंड डैम हो, चाहे सोन नदी पे बना हुआ डैम हो, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिकल्पना है और ये उनका आर्किटेक्ट था। साथियों, बहुत सारे कानून जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के अंदर दिए, आज हम लोग सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी बहन बेटियां आज सम्मान की जिंदगी जी रही हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे इस वर्कशॉप के अंदर धर्मंत्री मैडम जैसी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा हुआ है। और आज अभी अंत समय तक, क्योंकि बहुत सारे मैंने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम में आज तक अटेंड कर चुका हूं कि जितनी महिलाएं हमारी आज हमारी बहन बेटियां अंत तक यहाँ बैठी हुई हैं, ये मैडम धनवंतरी की देन है। क्योंकि ज्यादा समय आज बहुत समय हो चुका है और जो निर्धारित समय किया गया था, बाद में जो कार्यक्रम का आयोजित किया, हमारे जो म्यूजिक के कलाकार हैं उन्होंने भी अपना अच्छी प्रस्तुति दी है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे तमाम कारखाना डिब्बा के ये आलमबाग वर्कशॉप के तमाम पदाधिकारी जो मैडम धनवंतरी के साथ और राजेश जी के साथ काम कर रहे हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इस सफल आयोजन को किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करने का काम किया, उनकी विचारधाराओं को आगे ले जाने का काम किया है, आम जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं इतना ही आपको कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि कार्यक्रम का जो आयोजन किया है वो बहुत सुंदर आयोजन है। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम, धन्यवाद, जय भारत।